इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एस में। बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों, आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपकी पोएट्री के लास्ट चैप्टर एंड इट्स जेनिफर टाइगर्स को सेंट्रल आइडिया को लेकर। क्या बेटा, आज हम आपकी पोएट्री की जो लास्ट चैप्टर है एंड जेनिफर टाइगर के सेंट्रल आइडिया को लेकर। बेटा, ये सेंट्रल आइडिया वाकई बहुत अच्छा है जो आज के समाज की वास्तविकता को दर्शाता है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बातें बता दें कि जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल होंगे क्लास 12 को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है बेटा, आइए उससे पहले हम आपको ये बता दें कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है और इसे लिखा कैसे जाता है। देखो बेटा, सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य और आइडिया का मतलब होता है विचार। यानी किसी कविता के मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। यानी उस कविता में कवि या कवित्री जो भी हो, वो कहना क्या चाहते हैं या उन्होंने अपनी कविता में क्या कहा या क्या वर्णन किया है, इसी को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। ठीक है, आइए सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो एंड जेनिफर थी वो कहना क्या चाहती है। एंड जेनिफर अपने ऊपर बीती हुई वृत्तांत यानी अपने दुखों के बारे में बताती हैं। क्या कि शादी के पश्चात अब उन्हें एक नीडल को पुल आउट करने में भी क्या हो रही है, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कब बता, वो मतलब कि ये कि अपने वो शादी के पश्चात की जो इनकी स्वतंत्रता थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। यानी जो आर्थिक रूप से अब ये स्वतंत्र रहती थी, अब वो शादी के बाद इनकी स्वतंत्रता क्या हो गई, समाप्त हो गई और ये एक पुरुष की हाथों की कठपुतली बन के रह गई। अब जो मतलब क्या बेटा, शादी के पश्चात इनका ये मानना है कि शादी के पश्चात एक स्त्री की जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है और वह स्त्री पूर्ण रूप से पूरी जिंदगी भर एक सुहाग की निशानी को लेकर क्या करती है, चलती रहती है। जैसे एक एंगेजमेंट रिंग को पहना और मंगलसूत्र को पहनना और उस सुहाग की निशानी के लिए सिंदूर लगाना, आज ये जैसी जो बातें हैं, यानी वो अपने सुहाग की निशानी को लेकर जिंदगी भर क्या होता है, चलती रहती है और उसकी जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है पूरी तरीके से। तो उसी थीम पर ये हमारी पूरी सेंट्रल आइडिया बेस है। ये चलते सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। देखिए बेटा क्या कहता है, दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता हैज़ बिन कंपोज, लिखी गई है बाय एड्रिन रिच। यह सुंदर कविता एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में सी टेल्स, वह कहती हैं, हाउ टू द पावर, हाउ मिस कैसे, टू द पावर मिस शक्ति ऑफ द पेट्रियर्सी, मिस होता है पितृशक्ति, कंट्रोल मिस नियंत्रण किए हुए हैं वुमेन्स बॉडी मिस, औरतों के शरीर को। क्या, इन दिस पोएम, इस कविता में सी टेल्स, वो बताती है, हाउ मिस कैसे, टू द पावर मिस शक्ति, किसकी शक्ति बेटा, ऑफ द पेट्रियर्सी मिस होता है पितृ शक्ति, पितृ शासित। पितृ शासित का मतलब बेटा बता, एक ऐसा जगह जहाँ केवल पुरुषों का चलता हो, यानी पिता का चलता हो, पुरुषों की जो नियम कायदे कानून हो वो ज़्यादा चलते हो, उसे हम पितृ शासित बोलते हैं। कंट्रोल में होता है नियंत्रण, वुमेन्स बॉडीज में, औरतों के शरीर पे। इन दिस पोयम, इस कविता में वह बताती हैं कि किस तरह से एक पितृ शासित शक्ति महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण रखती है। क्या, इस कविता के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक पितृ शासित शक्ति महिलाओं के शरीर पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। बट मिस, लेकिन नॉट देयर माइंड, लेकिन उनके मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रखती। एक जो पितृ शासित शक्ति है, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर पुरुषों का ज़्यादा चलता हो, वे महिलाओं के शरीर पर तो अधिकार या नियंत्रण किए हुए, लेकिन उनके मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं कर सकते। सी टेल्स, वो बताती हैं, दैट मीन्स की वुमेन रिमेन, वुमेन मिस औरत, रिमेन मिस रह चुके हैं, सेल्फ मिस होता है दास ऑफ मेल्स मिस पुरुषों के। वो बताती हैं कि जो औरतें हैं वो पुरुषों की क्या हो चुकी हैं, दास हो चुकी हैं, बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज। इंस्टीट्यूशन में होता है संस्था, लेकिन हम संस्था ने ले लेकर यहाँ संस्था की जगह हम प्रथा को यूज करेंगे। ऑफ मैरिज में शादी के, यानी शादी की प्रथा के कारण जो महिलाएं हैं अब पुरुषों की दास बन के रह चुकी हैं। फिर से देखते हैं, सी टेल्स, वो बताती है, दैट मीन्स की वुमेन रिमेन सेल्स, महिलाएं दास बन के रह गई हैं, ऑफ मेल्स मीन्स पुरुषों की, बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, शादी प्रथा के कारण। शादी की प्रथा के कारण जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की दास बनकर रह चुकी हैं। दे हैव रिमेन ऑब्जेक्ट, दे मिस वे हैव मीन रिमेन मिस रह चुकी हैं,
ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, लेकिन हम यहाँ कठपुतली को ले गए। यदि कठपुतली को अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह लेंगे तो अर्थ और हमारा अच्छा निकलेगा बेटा। फिर से ये देखते हैं, दे हैव, वे रिमेन मीन्स रह चुकी हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स कठपुतली, इन द हैंड्स ऑफ मेल, मानव के हाथों की, थ्रू द ऑल हर हिज, अपने पूरे जीवन में, यानी वे अब पूरे अपने जीवन भर पुरुषों की हाथ की कठपुतली बन के रह चुकी हैं। दे हैव रिमेन, वह रह चुकी हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है तत्व, लेकिन हम ये कठपुतली के रूप में लेंगे, इन द हैंड्स ऑफ मेल, मानव के हाथ की या पुरुषों के हाथ की, थ्रू ऑल हर एज, वे अपने पूरे जीवन भर पुरुषों की हाथ की कठपुतली बन के रह चुकी हैं। द पोएम मेक दिस पॉइंट, यह कविता इस बिंदु पर भी प्रकाश डालता है। द रिप्रेजेंटिंग मीन्स दर्शाता है, द वर्ल्ड मीन्स जंगली, इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक या मनोरंजक, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, यानी यह कविता एक शक्तिशाली, जंगली तथा मनोरंजक टाइगर को ध्यान में रखकर यह प्रकाशित करना चाहता है, जिसे एंड जेनिफर अपने कपड़ों पर क्या कर रही थी, बुन रही थी। कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स होता है विरोधाभास उत्पन्न करता है, देम विथ एंड हरसेल्फ, जो कि एंड जेनिफर और स्वयं के बीच क्या करता है, विरोधाभास को उत्पन्न करता है। अब यहाँ विरोधाभास का क्या मतलब बेटा, कि जो वो अपने कपड़ों पर उस बाग की बुनाई कर रही थी ना, तो उनके मन में एक विचार आता है कि कैसे शादी के बाद जो महिला होती उनकी जो स्वतंत्रता होती है वो समाप्त हो जाती है, और एक पुरुषों की प्रथा को लेकर, शादी की प्रथा को लेकर जिंदगी भर चलती रहती है। लेकिन ऐसे जो बाघ होता है वो क्या होता है, निडर और निस्वार्थ स्वतंत्र रूप से जंगलों में विचरण करता रहता है, उसे किसी का डर नहीं होता और वो ही ना किसी की हुक्म को मानना होता है। ठीक है, इसी बातों को वो क्या करती है, अपने जीवन में सोचती है। वही बेटा एक बार फिर समझो, दोहरा लेते हैं अपने पोएम को जल्दी से। दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय एड्रियन रिच, यह सुंदर कविता एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में सी टेल्स, वो बताती हैं, हाउ टू द पावर, हाउ मीन्स कैसे, पावर मीन्स शक्ति, ऑफ द पैट्रिसी मीन्स होता है प्रशासित, प्रशासित मीन्स होता है बेटा जहाँ पर पुरुषों का अधिक रूल, नियम, कायदे कानून ज़्यादा चलते हों। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण ऑफ वुमेन्स बॉडी, वो इस कविता के माध्यम से भी वो बताती हैं कि किस प्रकार से प्रशासित शक्ति महिलाओं के शरीर पे अधिकार किए हुए हैं या नियंत्रण किए हुए हैं। बट मिस, लेकिन नॉट देयर माइंड, लेकिन उनके मस्तिष्क पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। क्यों, कि इस कविता के माध्यम से वो ये बताती हैं कि किस प्रकार से प्रशासित शक्ति महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण किए हुए हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। सी टेल्स, वो बताती हैं, दैट मीन्स की वुमेन्स रिमेन, रह गई हैं, स्लेव मीन्स होता है गुलाम, ऑफ मेन्स मीन्स पुरुषों की, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऑफ द इंस्टीट्यूशन मीन्स होता है संस्था, लेकिन हम यहाँ प्रथा से लेंगे तो अर्थ अच्छा निकलेगा, ऑफ मैरिज मीन्स शादी के, क्योंकि वह बताती हैं कि महिलाएं शादी प्रथा के कारण पुरुषों की गुलाम बन के रह चुकी हैं। क्या, वे बताती हैं कि महिलाएं शादी प्रथा के कारण पुरुषों की गुलाम बन के रह चुकी हैं। दे हैव रिमेन, वह रह गई हैं, दे हैव रिमेन, वह रह गई हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, लेकिन हम वस्तु को न करके यदि हम कठपुतली को लेंगे तो अर्थ हमारा और अच्छा निकलेगा। दे हैव रिमेन्ड, वह रह गई हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कठपुतली, इन द हैंड्स ऑफ मेल, पुरुषों के हाथ की, थ्रू ऑल हर एज, उनके अपने पूरे जीवन में, यानी वे अपने पूरे जीवन में पुरुषों की हाथ की एक कठपुतली बन के रह गई हैं। द पोएम मेक दिस पॉइंट, यह कविता इस बिंदु को भी बताता है, बाय द रिप्रेजेंटिंग, और दर्शाता है, द वाइल्ड इंटरेस्टिंग पावरफुल टाइगर, यह कविता मनोरंजक तथा जंगली टाइगर्स को ध्यान में रखते हुए इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे एंड जेनिफर के द्वारा क्या किया जा रहा था, अपने पर्दे पे बुना जा रहा था। एंड कॉन्ट्रास्टिंग, और विरोधाभास उत्पन्न कर रहा था, देम विथ एंड्स हरसेल्फ, जो कि एंड जेनिफर और खुद के बीच विरोधाभास को उत्पन्न कर रहा था। विरोधाभास का मतलब यहाँ हम आपको फिर से बता दें कि जैसे जब वो एंड जेनिफर अपने पर्दों पर उस बाघ को बुन रही थी, तो उनके मन में एक विचार आता है कि किस प्रकार से एक जो बाघ होता है स्वतंत्र रूप से जंगलों में विचरण करते रहता है, उससे किसी का डर नहीं होता और वो ना ही किसी की उसकी बातों को मानना रहता है, जबकि वे अपने आप को सोचते हैं कि किस प्रकार से वे विवाह के बाद मानव की पुरुषों की शादी की प्रथा को लेकर चलना होता है। यानी जैसे शादी के बाद उनके इंगेजमेंट रिंग को पहनना, मंगलसूत्र को पहनना, या विवाह की जितनी भी शादियों की जितनी भी निशानियाँ होती हैं
उनको धारण करके पूरे जीवन भर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसको पालन करना रहता है। तो यहाँ बेटा हमारा छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा सेंट्रल आइडिया यहाँ समाप्त होता है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक ही जिंदगी है तो कुछ मुकाम तो होगा, एक ही जिंदगी है तो कुछ मुकाम तो होगा, निकल गए सफ़र पर तो ठहरने का मकान तो होगा, कोई सुना या ना सुने आवाज़ तेरी, कोई सुने या ना सुने आवाज़ तेरी, वो सब कहने को सारा जहाँ तो होगा। कहने का मतलब बेटा कि अब आपको इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक हैं, आप लग जाइएगा, आपके पास बहुत सारा समय है। अगर आप अभी से भी लग जाएंगे तो बहुत अच्छे बोर्ड में अच्छे नंबर पा सकेंगे, ये मेरा उम्मीद है। और अब मैं आपके साथ बोर्ड के पूरे एग्ज़ाम तक लगा रहूँगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड फिर भी कोई आपको जो बातें समझ में ना आई हो, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का जो सब्र से इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग, रोचकर और अच्छे तरीके से सेंट्रल आइडिया को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के सात। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।